आइए स्टूडेंट हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखें। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम की ये सलाहियत कि वो कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी जानिब खींच लेता है। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं? एक कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। तो हम एक कोवलेंट बॉन्ड के अंदर एक एटम की खूबी देख रहे हैं कि अगर किसी एटम में खूबी है कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे वो थोड़े से अपनी जानिब ज़्यादा खींच ले, तो आप उसकी इस खूबी को बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे इंसान में लालच होता है ना, एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इंसान में लालच किसका होता है? पैसे का। एटम में लालच होता है इलेक्ट्रॉन्स का जो उसने शेयर किए होते हैं। पार्टनरशिप में जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसी एटम पार्टनरशिप में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन जो उसने शेयर किए थे अपनी जानिब ज़्यादा खींच लेता है, तो आप उसके इस इलेक्ट्रॉन के खींचने के लालच को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम दे देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन थोड़े से अपनी जानिब ज़्यादा खींचता है आप उस पर पार्शियल नेगेटिव बनाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन खींच जाते हैं उस पर पार्शियल पॉजिटिव बनाते हैं। तो आपने हमेशा कंपैरिजन से निकालनी होती है, और कंपैरिजन किनका? एक कोवलेंट बॉन्ड में जो एटम इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं उनका। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंटली बॉन्डेड एटम। तो ये अकेले एटम की प्रॉपर्टी नहीं है। जब एटम बॉन्ड बनाएंगे फिर ही उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑपरेट होगी। जैसे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा था, वो एक आइसोलेटेड गैसियस एटम की प्रॉपर्टी थी। ये आइसोलेटेड गैसियस एटम की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि किसकी प्रॉपर्टी है? कोवलेंटली बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। इट इज़ रिलेटेड टू आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट। ये आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेट करते हैं। कैसे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी के और डायरेक्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। इस बात का मतलब जिस एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा, जिस एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम, जिस एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा, जिस एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम। ये एक जनरल रूल है, इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाती है। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की, इसकी वैल्यू 4 है। इसके बाद ऑक्सीजन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और आयोडीन सल्फर कार्बन की वैल्यू बराबर है। तो इस लिहाज से आप ये याद रखिएगा कि जब आप फ्लोरीन को किसी एटम के साथ अटैच करेंगे तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी जानिब खींच लेगा, लिहाजा फ्लोरीन पे सबसे ज़्यादा पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और इसके साथ वाले में सबसे ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। अगर आप ना हाइड्रोजन के साथ आयोडीन को अटैच करते तो आयोडीन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब ना खींच पाता और इस पर इस किस्म के चार्जेस ना बनते। ठीक है, तो फ्लोरीन जब भी किसी एटम के साथ अटैच हो तो ये जो बॉन्ड बनता है ये पोलर हो जाता है, और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती वो किसी एटम के साथ अटैच हो तो उनका जो बॉन्ड होता है वो ऑलमोस्ट नॉन पोलर हो जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर हैं। ये न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्ट है। किसी एटम में न्यूक्लियर चार्ज जैसे ही बढ़ेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। एटॉमिक साइज के इन्वर्स है। एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, एटॉमिक साइज कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। इसी लिहाज से ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका हम ये ट्रेंड पढ़ेंगे ग्रुप में और पीरियड में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शील्डिंग इफेक्ट की भी इन्वर्स है। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। तो अब आ जाए वेरिएशन। डाउन द ग्रुप, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप कम होती है। भाई क्यों कम होती है? आप यहाँ से देख लें, डाउन द ग्रुप एटम का साइज बढ़ेगा, ये कम हो जाएगी। डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, ये कम हो जाएगी। तो ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि ये वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं तो ये इन्वर्स है इनकी वैल्यूज़ के लिहाजा कम हो जाएगी। अलोंग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंक्रीज अलोंग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं हमेशा बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि एटॉमिक साइज कम होता है बाएं से दाएं, ये कम होगा तो ये बढ़ेगी। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगी। ठीक है, इन्हीं फैक्टर से ये वेरिएशन आपने बना लेनी है। दिलचस्प चीज़ ये है कि ये बिल्कुल सेम वेरिएशन है जो आपने आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की याद की हुई है। आपने फर्स्ट ईयर में ना आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिटेल में पढ़ा है। वो सेकंड ईयर में दोबारा इस चैप्टर में मौजूद ज़रूर है, लेकिन हमने वो फर्स्ट ईयर वाला ही पढ़ना है। आपने उसी को याद करना है और उसकी जो वेरिएशन थी वही बिल्कुल सेम इसी की है। उसके जो फैक्टर थे बिल्कुल सेम इसी के फैक्टर हैं। ठीक है, तो आपके लिए नहायत आसान हो जाएगा। स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, ये डायरेक्ट होता है उस केमिकल की पोलैरिटी के और ये डायरेक्ट होता है डाइपोल मोमेंट के। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा बनेगा, पोलर भी कंपाउंड ज़्यादा होगा और उसका डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा।
मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी HF की। HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाइड्रोजन और फ्लोरीन में बहुत ज़्यादा है, जिसमें पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है और ये केमिकल पोलर बन गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा, पोलैरिटी आ जाएगी और डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा हो जाएगा। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज जीरो, दो बॉन्डेड एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होगा तो वो नॉन पोलर होगा। इसी लिहाज से जो भी एक जैसे एटमों से मिलकर बनते हैं ये तमाम केमिकल नॉन पोलर होते हैं। इस लिहाज से Cl के साथ मिल गया, Br के साथ मिल गया, ये तमाम केमिकल नॉन पोलर हैं। और अगर ये नॉन जीरो का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो केमिकल पोलर होता है, जैसे मैंने आपको HF की मिसाल दी। जितना ज़्यादा डिफरेंस बढ़ेगा उतनी ज़्यादा पोलैरिटी आएगी और उतना ज़्यादा ही डाइपोल मोमेंट बना करेगा। आइए स्टूडेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हम डिस्कस करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द अपैरेंट चार्ज ऑन एन एटम और एलिमेंट और आइन इन अ कंपाउंड। किसी भी केमिकल में मौजूद एटम पर, किसी मॉलिक्यूल पर जो चार्ज होता है विद अ साइन, ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। इसे आइनिक कंपाउंड में मेजर करने का और मेथड है, कोवलेंट कंपाउंड में मेजर करने का और मेथड है, और फ्री एलिमेंट में और है। आइनिक कंपाउंड में इसे मेजर किया जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन। फॉर एग्जांपल NaCl में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मुताबिक +1 सोडियम की। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो Cl की -1। फॉर एग्जांपल आपके पास होता है MgCl2। MgCl2 में मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन देता है 2, तो मैग्नीशियम की 2+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है क्लोरीन, तो कि -1। यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर पॉजिटिव आएगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर नेगेटिव। कोवलेंट कंपाउंड में आप इसे मेजर करते हैं डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बुनियाद पर। फॉर एग्जांपल SnCl4 है, आपने देखा यहाँ पे Cl कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक Cl एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, आप इसे 1 नेगेटिव कहेंगे क्योंकि Cl ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है Sn के मुकाबले में। यहाँ भी एक Cl एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है 1 नेगेटिव, यहाँ भी एक Cl एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है 1 नेगेटिव, यहाँ भी एक Cl एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है 1 नेगेटिव। आप Sn को यहाँ पे 4+ कहेंगे। तो आपने डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बुनियाद पर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसे नेगेटिव का नंबर देना है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसे पॉजिटिव का नंबर देना है। फ्री एलिमेंट की ये हमेशा जीरो होती है, तो जितने भी फ्री एलिमेंट हैं, खासकर ये जो 8वां ग्रुप है, इसके तमाम एलिमेंट फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जीरो हुआ करेगी। रिलेशन विद ग्रुप नंबर, आप कैसे किसी भी केमिकल की ऑक्सीडेशन नंबर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप उसका ग्रुप नंबर दे के बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो ग्रुप नंबर के लिहाज से हम इन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, 1A to 4A एंड 5A to 7A। और जो तीसरी कैटेगरी 8A वाली है, मैंने आपको पहले बता दी, इनकी होती 0 है। तो 1A से 4A कोई भी एलिमेंट आ जाए उसका ग्रुप नंबर ही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हुआ करेगा। फॉर एग्जांपल ये पहले ग्रुप के एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तमाम का 1+ होगा। ये चौथे ग्रुप के एलिमेंट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, तो इन तमाम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तमाम का 4+ होगा। तो जो भी इनका ग्रुप नंबर होगा एलिमेंट का, वही इनका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ करेगा। तीसरे ग्रुप के एलिमेंट बना लें, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, इन तमाम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जो इनका ग्रुप नंबर है 3। एल्यूमिनियम 3+, बोरोन 3+, गैलियम 3+, इंडियम 3+ एंड Di 3+। लेकिन प्रॉब्लम आता है 5वें से 7वें ग्रुप में। 5वें से 7वें ग्रुप में इनके ऑक्सीडेशन नंबर 2 किस्म के होते हैं। जैसे 5A हैं, या तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा क्योंकि इनके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इनका ऑक्सीडेशन नंबर -3 होगा क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन भी करके 8 बना सकते हैं। जो छठे ग्रुप के हैं ऑक्सीजन सल्फर वाले, या तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा क्योंकि इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इनका -2 होगा क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। और जो 7वें ग्रुप के हैं हेलोजन वाले, या तो इनका +7 होगा या इनका -1 होगा, 7 इलेक्ट्रॉन या शेयर कर सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। तो इस लिहाज से 5वें से 7वें तक 2 ऑक्सीडेशन नंबर हो गए, मैक्सिमम और मिनिमम। इसके दरमियान भी ऑक्सीडेशन नंबर बना सकते हैं, लेकिन ये वाला मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता 5वें ग्रुप का, और ये वाला मिनिमम है, इससे कम नहीं हो सकता। छठे ग्रुप का मैक्सिमम +6 हो सकता है, मिनिमम -2, और 7वें ग्रुप का मैक्सिमम +7, मिनिमम -1। इसके दरमियान भी हो सकते हैं, लेकिन आपने मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू लाजमी याद करनी है, क्योंकि मैं आपको इससे एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का। पहले हम देख लेते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट में वही बात है, ग्रुप नंबर से ही आप ऑक्सीडेशन नंबर बताते हैं। जैसे कॉपर पहले ग्रुप का 1B का, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है।
जिंक सेकंड पी का है, बी का है, इसका सेकंड होता है। वेनेडियम 5B का है, इसका 5 होता है। क्रोमियम 6B का है, इसका 6 होता है। मैग्नीज 7B का है, इसका 7 होता है। लेकिन इनके ऑक्सीडेशन नंबर में बहुत वेरिएशन होती हैं। ये हम वहीं पे जाके डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट वाले चैप्टर में। देखें मैं ना अब आपको ना ये ऑक्सीडेशन नंबर से ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ। पांचवा ग्रुप मैंने लिखा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। छठा ग्रुप लिखा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। और सातवां ग्रुप लिख लेते हैं, ये कौन सा होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आपको पता है कि पांचवें ग्रुप की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? +5, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और मिनिमम क्या हो सकती है? -3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। छठे ग्रुप की +6, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इनके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और -2, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इसकी +7 या -1। इस लिहाज से हम बनाते हैं, ये हमारे पास केमिकल है H2SO4। देखें मैंने बनाया H2SO4 और H2SO4 में क्या है? सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। तो +6 इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है सल्फर का, क्योंकि छठे ग्रुप का है ना, इनका मैक्सिमम +6 होता है। तो ये +6 से ज़्यादा तो अब नहीं बना सकता। अबव +6 ये पॉसिबल नहीं है कि जाए। हाँ, ये +6 से नीचे आ सकता है, ये +2 बना लेगा, +4 बना लेगा, -2 बना लेगा। +6 से नीचे इसके पास बहुत ऑप्शन है। इसका मतलब H2SO4 जब भी किसी रिएक्शन में हिस्सा लेगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से हमेशा कम होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो +6 से कम होगा, इसका मतलब इसकी क्या होगी? पावर की कमी क्या कहलाती है? रिडक्शन होगी। इसकी हमेशा रिडक्शन ही हो सकती है ना, ऑक्सीडेशन तो नहीं हो सकती। इसकी रिडक्शन होगी, इसका मतलब ये खुद क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि जिसकी रिडक्शन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक हो गया? तो इस अंदाज में पता लगता है कि कौन सा ये केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एग्जांपल है या रिड्यूसिंग एजेंट की एग्जांपल है। मैं आपको इसकी मजीद प्रैक्टिस करवाता हूँ। ये देखिए H2S है, इसमें सल्फर क्या है? -2 है। सल्फर -2 है, सल्फर का मिनिमम छठे ग्रुप का -2 ही होता है ना, -2 से कम तो नहीं हो सकता। इसका मतलब कि किसी भी रिएक्शन में इसकी वैल्यू ने बढ़ना है, कम नहीं हो सकती, क्योंकि मिनिमम है। अभी बढ़ेगी तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि वैल्यू का बढ़ना ऑक्सीडेशन होता है। अब इसकी ऑक्सीडेशन होगी, इसका क्या मतलब है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस तरह आप किसी भी केमिकल को देख के बता देंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड में आ जाए। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की पावर क्या है? +5 है। अब +5 तो पांचवें ग्रुप की मैक्सिमम होती है, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि +5 से वैल्यू कम होनी है, बढ़ नहीं सकती, कम होनी है। रिएक्शन में कोई रिएक्शन हो, पावर कम होनी है। और कम होना क्या होता है? रिडक्शन। और जिसकी रिडक्शन हो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब नाइट्रिक एसिड हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही बना करेगा। HI में आ जाए या HCl में आ जाए, आयोडीन की पावर कितनी है? -1। तो -1 तो मिनिमम होती है ना, इसका मतलब है -1 से कम तो नहीं हो सकती। ये जो मर्जी रिएक्शन दे, -1 से वैल्यू बढ़नी है। और जब -1 से वैल्यू बढ़नी है तो इसकी क्या होनी है? ऑक्सीडेशन। और जिसकी ऑक्सीडेशन हो क्या होता है? वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसका मतलब HI ने हमेशा क्या बनना है? इसने हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट बनना है। आई बात समझ? तो किसी केमिकल को देख के आपको कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, या ये दोनों किस्म का बिहेव कर सकता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखें HNO2 है, इसमें नाइट्रोजन की पावर आप निकालेंगे ना, +3 बनेगी। अच्छा +3 है, इसका मतलब है नाइट्रोजन तो +5 भी बनाता है ना, पांचवें ग्रुप का है, और नाइट्रोजन -3 भी बनाता है। तो ये मैक्सिमम भी नहीं है, मिनिमम भी नहीं है। इसका मतलब ये +3 से +5 भी हो सकती है। एक ऑप्शन तो ये है। इसकी ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, और ये +3 से माइनस में भी जा सकती है। तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, रिडक्शन भी कर सकता है। ये बोथ है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बन सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी बन सकता है। आई बात समझ? कोई और केमिकल जो फेमस है, SO2 देख लें। SO2 में सल्फर की वैल्यू क्या है? +4 है। तो +4 से वैल्यू +6 भी हो सकती है ना, क्योंकि मैक्सिमम छठे ग्रुप की +6 होती है, और -2 भी हो सकती है। मिनिमम इनकी -2 होती है। इसका मतलब ये दरमियान में, इसकी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये बहुत है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है। SO3 में आ जाए। SO3 में सल्फर की पावर क्या है? +6। अब देखें +6 से बढ़ के +7 तो नहीं हो सकती ना। इसका मतलब है वन एंड ओनली पॉसिबिलिटी कि इसकी वैल्यू कम हो, रिडक्शन हो।
और जिसकी रिडक्शन क्या होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा SO3। कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बन सकता, लेकिन SO2 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बन सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी बन सकता है। इस लिहाज से आप देखें K2Cr2O7 इसमें क्रोमियम +6 पे है, तो मैक्सिमम क्रोमियम +6 पे ही जाता है। इसका मतलब इसकी पावर बढ़ नहीं सकती, कम होगी। तो कम होना क्या होता है, इसकी रिडक्शन होगी। और रिडक्शन किसकी होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। इट मीन्स कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप ये हमेशा यूज़ करते हैं ना K2Cr2O7। आप KMnO4 में आ जाएँ, KMnO4 में मैंगनीज की +7 बनेगी, तो मैंगनीज +7 पे ही जाता है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। तो +7 से ज़्यादा तो जा नहीं सकता, इसका मतलब किसी भी रिएक्शन में इसकी पावर कम होगी ना, इसकी रिडक्शन होगी। और जिसकी रिडक्शन हो क्या होता है वो भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए आप हमेशा KMnO4 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि आपको कैसे पता लगता है कि कौन सा केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट है। इसे याद करने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपने क्या करना है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है और अपने कॉन्सेप्ट से सोचना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, बढ़ सकती है, कम हो सकती है, उस लिहाज से आपने जवाब देना होता है। ठीक है, आइए स्टूडेंट हेलाइड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हेलाइड बाइनरी कंपाउंड ऑफ हेलोजन विद अदर एलिमेंट्स। तो हेलोजन के कंपाउंड होते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ, फॉर एग्जांपल HCl है, NaCl है, CCl4 है, PCl5 है। हेलोजन उस कंपाउंड में लाजमी होगा जिसे आप हेलाइड कहेंगे। क्या ये वाला कंपाउंड भी हेलाइड कहलाएगा, AClO4, क्योंकि इसमें भी हेलोजन है? नहीं। तो डेफिनेशन में वाज़ह लिखा है बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड से मुराद है दो किस्म के एलिमेंट होने चाहिए, उनकी तादाद चाहे जितनी मर्जी हो। जैसे यहाँ पे टोटल 5 एटम है, लेकिन चूँकि दो किस्म के हैं, कार्बन और हेलोजन, ये बाइनरी कंपाउंड है। यहाँ पे टोटल 6 एटम है, लेकिन चूँकि दो किस्म के हैं इसलिए ये भी हेलाइड है। यहाँ पे 2 थे, यहाँ भी 2 थे। HClO4 में क्या होगा, 3 किस्म के एटम आ गए, ऑक्सीजन, हेलोजन एंड हाइड्रोजन। ये हेलाइड नहीं कहलाएंगे। हेलाइड को 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, आयोनिक, पॉलीमेरिक एंड कोवलेंट। जो पहला ग्रुप है 1A और जो सेकंड ग्रुप है 2A, एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम के अलावा ये तमाम ग्रुप के एलिमेंट जब भी हेलोजन के साथ मिलते हैं आयनिक हेलाइड बनाते हैं। 1A और 2A में से 1A वाले स्ट्रॉन्ग आयनिक हेलाइड बनाएंगे और 2A वाले थोड़े से वीक बनाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको 1A और 2A ग्रुप की बात बता दी। अब मैं बात बता दूं हेलोजन्स की। अब हेलोजन के लिहाज से अगर आप देखें तो फ्लोराइड वाले सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक हेलाइड होंगे, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। क्योंकि आयनिक हेलाइड की जो स्ट्रेंथ है ना या बॉन्डिंग है, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लिहाजा फ्लोरीन जब भी किसी के साथ अटैच होगा स्ट्रॉन्ग आयनिक हेलाइड बनाएगा, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। आयनिक हेलाइड में वो तमाम खूबियाँ होती हैं जो आयनिक कंपाउंड में होती हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, 3 डायमेंशनल लेटिसेस या क्रिस्टल की शक्ल में पाए जाते हैं जो कि आयन से बना होते हैं। जैसे आपने स्ट्रक्चर ऑफ NaCl पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, वो 3 डायमेंशनल लेटिसेस थे और वो आयन से मिलकर बना था। इसके अलावा ये मोल्टन स्टेट में या एक्वस सोल्यूशन में अच्छे कंडक्टर होंगे, लेकिन सॉलिड स्टेट में कंडक्टर नहीं होंगे। पॉलीमेरिक हेलाइड, ये लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जो होते हैं, खासकर ये 3 एग्जांपल आपने लाजमी याद करनी है बुक में, बेरिलियम है, गैलियम है और एल्यूमिनियम है। ये पॉलीमेरिक हेलाइड बनाते हैं। ये पार्टली आयनिक होते हैं, इनमें थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड होता है, लेकिन ये लेयर और चेन लेटेस की शक्ल में पाए जाते हैं। तो बहुत सारे एटम आपस में मिलकर एक चेन बना लेते हैं या बहुत सारे एटम आपस में मिलकर लेयर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम जब क्लोरीन के साथ मिलकर AlCl3 बनाएगा तो वो पॉलीमेरिक हेलाइड है। अब AlCl3 में क्या होता है, एल्यूमिनियम सेंटर में और इसके साथ Cl ऐसे अटैच होना शुरू हो जाते हैं और ऐसे एल्यूमिनियम सेंटर में Cl ऐसे अटैच हो जाते हैं। हर एल्यूमिनियम के साथ 4 Cl होंगे, लेकिन जब आप टोटल काउंट करके एम्पिरिकल फार्मूला बनाएंगे तो AlCl3 बनेगा। तो ऐसे ना ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बन गया जिसमें एल्यूमिनियम सेंटर में फिर Cl, फिर एल्यूमिनियम, फिर Cl। कोवलेंट हेलाइड आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो मोर पोलर होंगे, एक लेस पोलर होंगे। क्योंकि ना जब आप एक गिवन पीरियड बनाते हैं, जैसे मैं बना लेता हूँ 3rd पीरियड, तो ये जो पहले 2 ग्रुप हैं, 3rd पीरियड में आप जाएँ तो ये 1A का एलिमेंट है, ये 2A का एलिमेंट है। इन्होंने तो बनाने ही आयनिक हेलाइड है। फिर ये आ गया, इसने बनाने हैं पॉलीमेरिक। इसके बाद ये 4th ग्रुप से स्टार्ट होगा कोवलेंट हेलाइड बनने का अमल और ये 6th ग्रुप तक जाएगा। तो जब 4th ग्रुप के एलिमेंट हेलोजन के साथ मिलेगा तो यहाँ पे देखें डिफरेंस आ गया ना, सिलिकॉन और क्लोरीन दूर दूर हैं, लिहाजा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी फ़र्क होगा और इसी लिहाज से
जब भी चौथे ग्रुप के एलिमेंट क्लोरीन के साथ मिलेगा, इसका जो हेलाइड बनेगा वो पोलर होगा, मोर पोलर, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। चौथे ग्रुप के एलिमेंट क्लोरीन के साथ मिले या किसी और हैलोजन के साथ मिले तो मोर पोलर है। लेकिन जब पांचवें ग्रुप का एलिमेंट मिलेगा क्लोरीन के साथ, तो अब देखें इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो जाएगा। और जब छठे ग्रुप का एलिमेंट क्लोरीन या हैलोजन के साथ मिलेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मजीद कम हो जाएगा, क्योंकि साथ वाले ग्रुप आ गए ना। लिहाजा जब भी ये हैलोजन के साथ मिलते हैं तो ये लेस पोलर होते हैं। थोड़ी बहुत पोलैरिटी रहेगी, क्योंकि नॉन पोलर तो उस वक्त होते हैं ना जब सेम एलिमेंट होते हैं, जैसे क्लोरीन क्लोरीन के साथ, तो ये लेस पोलर हो जाते हैं। जैसे सल्फर का क्लोरीन के साथ मिलकर H2Cl2 बनाना, छठे ग्रुप का सिलीनियम का मिलना, टेलोरियम का मिलना, और ऐसे पांचवें ग्रुप का PCl3, AsHCl3, SpCl3, BiCl3। पांचवें ग्रुप के जब भी एलिमेंट हैलोजन के साथ मिले, छठे ग्रुप के जब भी एलिमेंट हैलोजन के साथ मिले तो इनके जो हेलाइड होंगे लेस पोलर होंगे। चौथे ग्रुप के जब भी मिलेंगे इनके मोर पोलर होंगे। लेकिन ये तमाम के तमाम हेलाइड हैं कोवलेंट हेलाइड ही, ठीक है। कोवलेंट हेलाइड में कौन सी खूबियाँ होती हैं? कोवलेंट हेलाइड में चूंकि वीक वॉन डेर वाल फोर्सेज होती हैं, वैसे तो इनमें ना एटम के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन हम बात करें कंपाउंड मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जैसे CCl4 है, ये CCl4 दूसरे के साथ अटैच होगा, ये CCl4 तीसरे के साथ अटैच होगा, ये CCl4 चौथे के साथ अटैच होगा। तो जब मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स की बात करेंगे तो दे है वीक वॉन डेर वाल फोर्सेज, वीक फोर्सेज होती हैं। इस लिहाज से ये गैस की शक्ल में, लिक्विड या लो मेल्टिंग सॉलिड की शक्ल में पाए जाते हैं। अगर सॉलिड होंगे भी तो आसानी से मेल्ट हो जाएंगे। तो इनमें जो फोर्स होती है ना वॉन डेर वाल फोर्सेज, ये साइज पे डिपेंड किया करती हैं। तो डिपेंड अपॉन साइज एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ द हैलोजन। तो इस लिहाज से आप जानते हैं आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है हैलोजन में, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। तो कोवलेंट हेलाइड में आयोडीन के जो हेलाइड होंगे इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे, फिर ब्रोमीन के, फिर क्लोरीन के, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है और ये जो वॉन डेर वाल फोर्सेज हैं ये साइज और पोलराइजेबिलिटी पर ही डिपेंड करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट केस देखें, सेम मेटल विद डिफरेंट हैलोजन। अगर आप मेटल को सेम रखें और हैलोजन को चेंज करें, जैसे AlF3 है और AlI3, हमने एल्यूमिनियम को रखा और यहाँ फ्लोरीन लगा दिए, यहाँ पे आयोडीन लगा दिए। जब आप हैलोजन फ्लोरीन यूज़ करेंगे तो ये हमेशा आयनी कंपाउंड बनाया करेंगे। ये AlF3 प्योरली आयनी कंपाउंड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1290 डिग्री और ये अच्छा कंडक्टर है। आपने यहाँ पे आयोडीन लगाई, AlI3 कोवलेंट कंपाउंड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट देखें कितना कम हो गया, 198 डिग्री, इसका था 1290 डिग्री, 1000 का फ़र्क आ गया तकरीबन, और ये नॉन कंडक्टर होता है, ठीक है। तो फ्लोरीन वाले हमेशा आयनी, आयोडीन वाले हमेशा कोवलेंट। अगर आप सेम मेटल एंड सेम हैलोजन रखें, दूसरा केस ये है कि मेटल भी सेम रखें, हैलोजन भी सेम रखें, जैसे PbCl2 है, PbCl4 है, तो PbCl2 है आयोनिक और PbCl4 है कोवलेंट। अब आपने मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट से अंदाज़ा लगाना है। कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाली मेटल के कंपाउंड आयनिक होंगे और ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाली मेटल के कंपाउंड कोवलेंट होंगे। इसकी वजह, जिस मेटल का चार्ज ज़्यादा हो जाता है उसमें हाई पोलराइजिंग पावर आती है। पोलराइजिंग पावर कहते हैं एबिलिटी टू शेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो Pb4+ में हाई पोलराइजिंग पावर है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इसी लिहाज से कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा। Pb2+ में लेस पोलराइजिंग पावर है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा बल्कि डोनेट कर देगा, इसलिए आयनी कंपाउंड बनाएगा। आइए स्टूडेंट अब ऑक्साइड डिस्कस करते हैं। तो ऑक्साइड है बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स। तो ऑलमोस्ट पीरियोडिक टेबल के तमाम एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड में वही बात कि आप जब भी एग्जांपल बनाएंगे, फॉर एग्जांपल CO2 आपने बना लिया, ये दो किस्म के एलिमेंट होने चाहिए, एक ऑक्सीजन लाजमी हो, एक कोई और एलिमेंट हो, तादाद इनकी जितनी मर्जी हो जाए। लेकिन जब आप तीन किस्म के एलिमेंट ले आएंगे, जैसे H2SO4 है, इसमें भी ऑक्सीजन है ना, सल्फ़र भी है, हाइड्रोजन भी, तीन किस्म के एलिमेंट, ये ऑक्साइड नहीं है। तो ऑक्साइड में ज़रूरी है दो किस्म के एलिमेंट, जैसे Cl2O7 है, ये भी ऑक्साइड है, P2O5 है, ये भी ऑक्साइड है, ठीक है, दो किस्म के एलिमेंट है। लेकिन HClO4 ये ऑक्साइड नहीं है, क्योंकि इसमें तीन किस्म के एलिमेंट आ गए हैं। तो ये आपने ख्याल रखना कि ऑक्साइड कौन सा है और कौन सा नहीं है। ऑक्साइड की डिफरेंट अंदाज में क्लासिफिकेशन की जा सकती है। हमारी बुक में जो क्लासिफिकेशन है वो एसिडिक या बेसिक बिहेवियर की बुनियाद पर है, लेकिन इससे पहले हम ना इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के मुताबिक ऑक्साइड को चार क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और सब ऑक्साइड।
ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपने ऑक्सीजन की निकालनी है, उस बुनियाद पे आप इसे नाम देंगे। अगर किसी भी ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 बन रहा हो तो वो हमेशा नॉर्मल ऑक्साइड होगा, और 99% ऑक्साइड नॉर्मल ही होते हैं। जैसे H2O है, -2 है ऑक्सीजन का नंबर, Na2O है, Li2O है। किसी भी ऑक्साइड में आप वैल्यू निकालें -2 बन रही है, इट मीन्स कि वो नॉर्मल ऑक्साइड है। अगर किसी ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 बन रहा हो तो वो पर ऑक्साइड होगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल होती है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। आप इसमें ऑक्सीजन का नंबर निकालेंगे तो -1 बनेगा। Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड होता है, इसमें भी ऑक्सीजन -1 पे आएगा। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मज़ीद कम हो जाता है और ये -1/2 या -0.5 हो जाता है। तो इस लिहाज से ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है KO2 पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, या RbO2 रुबीडियम सुपर ऑक्साइड है, CSO2 सीजियम सुपर ऑक्साइड है। इसके अलावा अगर -2, -1, -1/2 के अलावा ऑक्सीजन का कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर बन रहा हो तो सब ऑक्साइड कहलाएगा। ये बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल कार्बन सब ऑक्साइड है जिसका फार्मूला होता है C3O2। तो इस लिहाज से हमने 4 कैटेगरीज बना ली, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड एंड सब ऑक्साइड। अब आ जाए जी कैटेगरीज एसिडिक या बेसिक बिहेवियर की बुनियाद पर आप 3 कैटेगरीज में ऑक्साइड को डिवाइड करते हैं, बेसिक, एम्फोटेरिक, एसिडिक। जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड हैं ये तमाम बेसिक होते हैं, जैसे कि ग्रुप 1A वाले तमाम मेटल्स और ग्रुप 2A वाली तमाम मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ मिलेंगी ये बेसिक ऑक्साइड बनाएंगी, एक्सेप्ट बरीलियम, बरीलियम को छोड़ के, क्योंकि बरीलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। बेसिक ऑक्साइड का क्या फंक्शन है? बेसिक ऑक्साइड जैसे Na2O सोडियम का बेसिक ऑक्साइड है, तो Na2O जब ये पानी में हल होता है तो ये ऑक्साइड आयन देता है। असल में जो ऑक्साइड होते हैं ना बेसिक, ये वाटर में ऑक्साइड आयन देते हैं। ये ऑक्साइड आयन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते, ये फ़ौरन वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। अगर आप ये दोनों इक्वेशंस ऐड करें तो सिमिलर जो चीज़ें हैं कैंसिल आउट हो जाएंगी। ऑक्साइड आयन से कैंसिल आउट हो गया, तो पहली इक्वेशन में Na2O बचा, दूसरी इक्वेशन का वाटर बचा। आफ्टर रिएक्शन इन्होंने क्या बनाया, 2NaOH, ये बना दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसीलिए मेटल के ऑक्साइड को बेसिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। अब आ जाए जी नॉन मेटल के ऑक्साइड पहले डिस्कस कर लेते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड कहलाते हैं। क्यों? जब भी आप नॉन मेटल के ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे ये एसिड बनाएंगे। जैसे CO2 वाटर के साथ H2CO3 बना रहे एसिड है, SO3 वाटर के साथ मिलकर H2SO4 बना रहा है जो कि एसिड है। जब भी आप मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड को कंबाइन करते हैं, जैसे Na2O को आप SO3 के साथ मिला दें तो क्या बनेगा, जैसे एसिड बेस रिएक्शन होता है Na2O प्लस SO3 ये मिलके क्या बनाएंगे, Na2SO4 सॉल्ट बनाएंगे। क्योंकि ये वाला बेस था, ये वाला एसिड था, और एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है। एक तीसरी क्लास है जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाती है। इसकी एग्जांपल आपने लाजमी याद करनी है। तमाम एग्जांपल मैंने लिख दी हैं जो बुक में यूज़ हुई हैं। बरीलियम है, एलुमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और जिंक। ये तमाम एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे। इनमें प्रॉपर्टीज़ होंगी इन बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड। ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं इनके ऑक्साइड, और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। आपने एग्जांपल याद कैसे करनी है, 2A में तो एक बरीलियम ही है, ये आपको याद हो जाएगा। जब आप 3rd ग्रुप बनाते हैं ना, और 4A बनाते हैं और 5A बनाते हैं, तो 3rd में होता है, हमने याद किया हुआ है, बाबर अली गिलानी इंडियन थे, बोरोन, एलुमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेरियम। 4A में होता है कार से गए सिंध पंजाब, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। और 5A में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो इस लिहाज से आपने याद करना है कि 3rd A वाले 3 एलिमेंट आपने पिक करने हैं दरमियान वाले, एलुमिनियम, गैलियम एंड इंडियम। देखें, एलुमिनियम, गैलियम एंड इंडियम। 4A के आपने और 5A के आपने 3 एलिमेंट पिक करने लास्ट वाले, ये भी लास्ट वाले, ये भी लास्ट वाले। तो आप देख लें, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये तमाम एग्जाम्पल पूरी होगी। एक आपने जिंक की एग्जाम्पल याद रखनी है
ठीक है, तमाम एग्जाम्पल बना लेंगे। 30 के दरमियान वाले, एक ऊपर वाला छोड़ दें, एक नीचे वाला छोड़ दें। 4A और 5A के लास्ट वाले आपने पिक करने हैं। जैसे उन्होंने जिंक की एग्जाम्पल दी है, जिंक एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा, तो जब Z1O को आप H2SO4 में मिलाते हैं तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। इसका Zn इसके SO4 के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बनाता है और ये H2 इसके O के साथ मिलकर H2O वाटर बना देता है। तो इस लिहाज से आप देख लें, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है चूँकि, तो ZnO यहाँ पे बेस का रोल अदा कर रहा है, ये बेसिक है। तो आपने देखा यहाँ पे ZnO सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिल रहा है और यही ZnO NaOH के साथ भी मिल जाता है वाटर की मौजूदगी में। तो ZnO + 2NaOH + वाटर Na2ZnOH4, ये कॉम्प्लेक्स एक सॉल्ट बना देता है। तो आपने देखा कि ZnO एसिड के साथ भी मिला, ZnO बेस के साथ भी मिला, तो ऐसा केमिकल जो एसिड और बेस दोनों के साथ मिल सके वो एम्फोटेरिक कहलाता है। आइए अब देखते हैं वेरिएशन प्रोडक्ट टेबल में। तो डाउन द ग्रुप हम देखते हैं क्या होगा और अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देखेंगे क्या होगा। तो आप देखें, ये पहले ग्रुप के ऑक्साइड हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। ये जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाते हैं तो मैंने तमाम बना लिए। दूसरा ग्रुप है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम। जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाते हैं तो ये सारे के सारे नॉर्मल होते हैं। इनके नॉर्मल भी होते हैं, पर भी होते हैं और सुपर भी होते हैं। अब इस लिहाज से देख लें, डाउन द ग्रुप हमेशा ऑक्साइड का जो बेसिक करैक्टर है वो इंक्रीज होता है, बेसिक करैक्टर इंक्रीज। तो अब आप ऑर्डर बना सकते हैं कि नीचे वाला स्ट्रॉन्ग बेस होगा और ऊपर वाला वीक बेस होगा। तो Li2O वीक है, इसके बाद आएगा Na2O2, इसके बाद आएगा KO2, फिर आएगा RbO2 और फिर आएगा CSO2। इसी तरह आप दूसरे का बना सकते हैं BeO, फिर आएगा MgO, CaO, SRO एंड BaO। तो डाउन द ग्रुप बेसिक करैक्टर बढ़ता है, नीचे वाले स्ट्रॉन्ग बेस और ऊपर वाले वीक बेस। इस लिहाज से आपने दोनों ये ट्रेंड याद कर लेने हैं। इसी लिहाज से किसी भी ग्रुप में हो तो डाउन द ग्रुप बेसिक करैक्टर ऑक्साइड का बड़ा करेगा। ये ज़रूरी है कि 1 सेकेंड में, तमाम ग्रुप में यही कॉन्सेप्ट है। अलोंग अ पीरियड मैंने सेकंड पीरियड बनाया, फिर मैंने थर्ड पीरियड बनाया। अलोंग अ पीरियड जब आप जाएंगे ना लेफ्ट टू राइट, आप कैसे इन्हें ऑब्जर्व करेंगे? सबसे लेफ्ट साइड वाले होंगे स्ट्रॉन्ग बेस, फिर आपको नजर आएंगे वीक बेस, फिर आपको नजर आएंगे एम्फोटेरिक, फिर आपको नजर आएंगे वीक एसिड और फिर आपको नजर आएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो इस लिहाज से आप कैटेगरीज बना सकते हैं कि लेफ्ट से राइट भी बेसिक करैक्टर डिक्रीज होता है। स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस, एम्फोटेरिक, फिर वीक एसिड और फिर स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाया करते हैं। और आखिरी बात, अगर आप मेटल सेम रखें तो अभी तो हम मेटल डिफरेंट से अंदाज़ा लगा लेते थे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, लेकिन यहाँ पे तमाम में मेटल सेम है। जब मेटल सेम हो तो फिर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट से अंदाज़ा लगाना है। यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3, यहाँ पे इसका है +4 और यहाँ पे है +7। ठीक है, तो अब आप देखें, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और जिसमें कम है वीक एसिड होगा। तो आप कह सकते हैं कि एसिडिक करैक्टर ऑक्साइड का डायरेक्ट होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल के। जितना नंबर ज़्यादा उतना एसिडिक करैक्टर ज़्यादा। ठीक हो गया।